स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम और आज की इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का। ये चैप्टर भौतिक विज्ञान का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से अगर आपको कहीं लॉन्ग आंसर मिल गया तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। तो इस चैप्टर को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला मानव नेत्र और दूसरा है रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले तो हम एक बार फ्लो चार्ट की मदद से देख लेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हम डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि मानव नेत्र के विभिन्न हिस्सों का कार्य क्या है, यानी कि पुतली क्या कार्य करती है, परितारिका का काम क्या है या दृष्टिपटल का काम क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मानव नेत्र दूर और पास की वस्तुओं को देख पाती है, जो कि हमें पढ़ने को मिलता है समंजन क्षमता के अंतर्गत। तो मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर और पास की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देती है। इसे ही हम लोग कहते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। यहीं पर ही हमें पता चलता है दृष्टिपरास के बारे में, यानी कि स्वस्थ मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। पर यदि कोई नेत्र पास या दूर को देखने में कठिनाई महसूस करती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी आंख में कोई ना कोई दोष है। यानी कि हम इसकी बात पढ़ते हैं दृष्टि दोषों के बारे में। आपके सिलेबस में मेनली 3 प्रकार के दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। पर मैंने आपको एक्स्ट्रा दोष भी पढ़ा रखे हैं, जैसे कि वर्णांधता, मोतियाबिंद और आबिंदुकता। आज के सेशन में मैं वो भी आपको रिवाइज करवा दूंगी। बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का अगला हिस्सा, जो कि है रंग बिरंगा संसार। तो रंग बिरंगा संसार में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ये बात हमें पता चलती है जब हम देखते हैं 2 प्रिज्मों को लेकर के, यानी कि श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन भी इसका सब टॉपिक है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ क्यों, तो इस बात का हमें पता चलता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना पढ़ने पर। यानी कि बच्चों इस कॉन्सेप्ट के 2 सब टॉपिक हैं। पहला है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन। बच्चों, वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित घटना है इंद्रधनुष का निर्माण। जिस प्रकार से हमें प्रिज्म से रंग प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से वर्षा के बाद हमें आसमान में ये 7 रंग नजर आते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आखिरकार वर्षा के बाद जो हमारी पानी की बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य कर रही हैं और उनसे क्या हो रहा है, निरंतर अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण हो रहा है, जिसके कारण हमें आसमान में इंद्रधनुष बनता हुआ नजर आता है। बच्चों, इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इस घटना पर आधारित हम लोग दैनिक घटनाएं देख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, दूर से किसी नदी को देखने पर नीला दिखाई देना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रेलवे सिग्नल का रंग लाल होता है, खतरे का निशान लाल होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं किस पर आधारित हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित हैं। बच्चों, जो टिंडल प्रभाव है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही सब टॉपिक है, यानी कि टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित होता है। बच्चों, इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन।
तो बेसिकली वायुमंडल की जो परतें हैं, या कह सकते हैं वायुमंडल में जो घनत्व है उसका निरंतर बदलते रहने की वजह से हमें जो प्रकाश है उसका अपवर्तन बार बार होते हुए दिखता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति निरंतर कह सकते हैं बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित घटना है तारों का टिमटिमाना। साथ ही साथ अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त भी वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित घटना है। तो बच्चों ये इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट थे। तो चलिए अब एक बार जरा डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर और सबसे बहुमूल्य उपहार है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम अपने चारों तरफ के संसार के चारों तरफ का जो संसार है, रंग बिरंगा संसार है, उसे देख पाते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि मानव नेत्र जो है उसकी तुलना हम लोग कैमरे से करते हैं। तो कैमरे का आविष्कार मानव नेत्र को देख करके ही किया गया। जिस प्रकार से कैमरा जो है सामने रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार से मानव नेत्र भी क्या कर रही है, वस्तुओं का प्रतिबिंब ही तो बनाती है। तो कैमरे का आविष्कार किसको देख के किया गया, मानव नेत्र को देखकर किया गया, और मानव नेत्र की तुलना हम लोग कैमरे से करते हैं। इसके बाद बच्चों सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार हमारे पास दो आंखें क्यों हैं। तो याद रखिएगा, एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो लगभग 150 डिग्री का होता है, पर दो आंखों का दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, लगभग 180 डिग्री हो जाता है। साथ ही साथ दो आंखों की वजह से ही हम लोग कम प्रकाश में भी चीजों को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कम प्रकाश में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, वस्तुओं को आसानी से देख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक की बजाय दो संसूचकों से क्या हो गए, एक की बजाय जो संसूचन की सामर्थ्य है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। बच्चों दो नेत्र होने की वजह से ही ये संसार हमें जो है 3D दिखाई देता है। यानी कि हमें संसार की सारी जो के विमाएं हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, है ना, यानी कि संसार जो है हमें हर एक वस्तु 3D दिखाई देती है। बट अगर हमारे पास एक आंख होती तो हमें संपूर्ण संसार चपटा नजर आ रहा होता। तो दो आंखें होने का फायदा बहुत सारा है। बच्चों इसके बाद हम देखेंगे मानव नेत्र के मुख्य भाग। तो जो हमारी संपूर्ण मानव नेत्र है वो हम कह सकते हैं गोले की भांति है, जिसे कहते हैं नेत्र गोलक। और जो ये नेत्र गोलक है यही अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। याद रखिएगा, मानव नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो ये गोलक है यही अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से हिस्से हैं वो। तो सबसे पहले जो हमारा हिस्सा है वो है बच्चों स्वच्छमंडलीय कॉर्निया। तो मानव नेत्र का जो उभरा हुआ हिस्सा है वो है स्वच्छमंडलीय कॉर्निया। स्वच्छमंडल या कह सकते हैं कॉर्निया के पीछे ही बच्चों हमारी होती है परितारिका। परितारिका के पीछे एक छिद्रनुमा संरचना होती है जो कि होती है पुतली। बच्चों पुतली के पीछे क्या होगा, हमारा लेंस लगा होगा। लेंस जो है दो पेशियों, बिल्कुल हम कह सकते हैं स्टैंड नुमा कार्य करती हैं ये पक्षमायी पेशियां, उन पर सधा हुआ होता है। मानव नेत्र का सबसे पिछला हिस्सा कहलाता है दृष्टि पटल या रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा होता है। अब जो प्रतिबिंब बन गया उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक लेकर जाने काम किसका होता है, तो वो होता है दृक तंत्रिकाओं का। हमारी जो संपूर्ण मानव नेत्र में एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कहते हैं काचाभ द्रव। याद रखिएगा, नेत्र लेंस के पास एक द्रव भरा रहता है जिसे हम कहते हैं जल द्रव या नेत्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, जल द्रव या नेत्रोत कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो भी भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वच्छमंडल और कॉर्निया के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे परितारिका, फिर है पुतली, नेत्र लेंस, पक्षमायी पेशियां, दृष्टि पटल, दृक तंत्रिकाएं, काचाभ द्रव। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट भाग। अब एक एक करके इन भागों का कार्य देखते हैं। तो सबसे पहला है स्वच्छमंडलीय कॉर्निया। तो आंख का जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो सबसे पहला हिस्सा है वो है कॉर्निया। याद रखिएगा, इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। प्रकाश अगर हमारी आंख में प्रवेश करेगा तो इसी हिस्से से होकर के ही प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है। बच्चों आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इस कॉर्निया से वो ये कि आखिरकार
हमारे नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसका अपवर्तन कहाँ से हो रहा है, तो याद रखिएगा नेत्र में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से ही हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं हम लोग परितारिका के बारे में। तो स्वच्छ मंडल के पीछे क्या होगी, हमारी परितारिका होगी। आपने देखा होगा कि जितने लोगों को आप देखोगे तो हर एक की आंखें हमें अलग नजर आती हैं। हर एक की आंखें हमें, किसी की आंखें भूरी दिखती हैं, किसी की आंखें काली दिखती हैं, किसी की आंखें नीली दिखती हैं। तो आंखों का जो ये अलग अलग रंग है वो परितारिका के कारण ही होता है। परितारिका क्या है, तो जो स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल के पीछे गहरा पेशियों का एक डायाफ्राम जैसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं परितारिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइरिस। याद रखिएगा परितारिका का मुख्य कार्य होता है पुतली को नियंत्रित करना। परितारिका का मुख्य कार्य क्या है, पुतली को नियंत्रित करना। किसी व्यक्ति विशेष की आंखों का जो रंग है वो परितारिका से ही डिसाइड होता है। यानी कि ऐश्वर्या राय की जो आंखें नीली नीली हैं तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार उनकी आंखें क्यों नीली हैं। बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं पुतली के बारे में। पुतली क्या है, परितारिका के पीछे एक छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पुतली। पुतली का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी कि रेटिना तक कितना प्रकाश पहुंचेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये पुतली डिसाइड करेगी। बच्चों इसलिए ही इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती द्वारक। परिवर्ती द्वारक यानी कि ऐसा दरवाजा है जो परिवर्तित हो रहा है। अब अच्छा ये कब कैसे परिवर्तित हो रहा है या फिर क्यों परिवर्तित होगा, तो बच्चों पुतली निरंतर जो है सिकुड़ती और फैलती है। ये डिपेंड करता है प्रकाश की मात्रा पर। यदि प्रकाश की मात्रा कम होगी तो पुतली फैल जाएगी, पर यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो पुतली सिकुड़ जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम धूप से घर में प्रवेश करते हैं तो हमें अंधेरा सा नजर आता है, या फिर अगर मान लीजिए अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है तो हमें कुछ देर तक चीजें दिखाई नहीं देती हैं, पर थोड़ी देर बाद चीजें दिखाई देना स्टार्ट होती है। उसका रीजन क्या है कि जब हम धूप में थे तो जो हमारी पुतली थी वो बच्चों क्या थी, वो सिकुड़ी हुई थी, है ना। पुतली छोटी थी क्योंकि प्रकाश की मात्रा बाहर अधिक थी, बट जैसे ही हम कमरे के अंदर प्रवेश करें तो बच्चों कमरे में क्या था भाई, प्रकाश की मात्रा कम थी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे फैलने में, है ना। इसलिए थोड़ी देर बाद हमें चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब कमरे में लाइट जल रही थी तो बच्चों हमारी पुतली क्या थी, हमारी पुतली सिकुड़ी हुई थी। बट जैसे ही लाइट चली गई वैसे ही क्या हुआ, प्रकाश की मात्रा कम हो गई है, तो क्या होगा, पुतली फैलेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें हमारी नेत्र में प्रवेश कर पाए। तो यानी कि पुतली सिकुड़ती और फैलती है। पुतली को कौन कंट्रोल करता है, पुतली को कंट्रोल करती है परितारिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बात करते हैं अभिनेत्र लेंस की। तो हमारे आंख में जो लेंस है उसे हम लोग कहते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस बच्चों क्या करेगा, तो हमारे आंख में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उस प्रकाश को फोकसित करेगा और कहां पर इकट्ठा करेगा, रेटिना पर इकट्ठा करेगा। आपको पता है कि जब प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, है ना, जब मिलेंगी तभी क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यानी कि हमारी आंख में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसका निर्माण किससे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी अभिनेत्र लेंस के कारण ही क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। याद रखिएगा अभिनेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उत्तल होती है। ठीक है, और ये काफी लचीला होता है, जेलीनुमा पदार्थ का होता है, यानी कि अपना आकार बदल सकता है। बच्चों अब जो हमारा उत्तल लेंस वो क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को फोकसित करता है। उसी प्रकार से जो हमारे आंख में लगा हुआ अभिनेत्र लेंस है वो क्या करेगा, वो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करेगा, वो अपवर्तन के पश्चात फोकसित करेगा। कहां पर, रेटिना पर फोकसित करेगा। और इस प्रकार से किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, याद रखिएगा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पर। अब अभिनेत्र लेंस ने क्या किया भाई, रेटिना पर प्रतिबिंब तो बना दिया,
पर अब जो ये प्रतिबिंब है ये कैसे पहुंचेगा ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं काचाभ द्रव की। तो हमारे आंख में जो द्रव भरा है उसे हम कहते हैं काचाभ द्रव। याद रखिएगा, इस द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.336 होता है, और हमारे आंख में जो प्रकाश अपवर्तित हो रहा है तो कहीं ना कहीं काचाभ द्रव से भी कुछ ना कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला भाग है दृष्टि पटल या रेटिना। तो आंख का सबसे पिछला हिस्सा होता है दृष्टि पटल, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना, और हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों ये कह सकते हैं हमारे आंख का पर्दा भी है ना। ये एक ऐसी झिल्ली है जहां पर बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जैसे ही प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। जैसे ही प्रतिबिंब बना वैसे ही जो ये हमारी लाइट सेल्स हैं, जैसे कि हमारे जैसे ही प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब के बनते ही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, जग जाती हैं, और क्या करेंगी, उसी प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी कि प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल भी कहां पर उत्पन्न हो जाएगा, रेटिना पर उत्पन्न हो जाता है। और इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक कौन लेकर जाएगा, सिग्नलों को मस्तिष्क तक बच्चों लेकर जाती हैं दृक तंत्रिकाएं। फिर से सुनिएगा, तो बच्चों एकदम से स्टार्टिंग सुनते हैं। हमारी आंख का सबसे पहला हिस्सा क्या था, हमारी आंख का सबसे पहला हिस्सा था सूक्ष्ममंडल और कॉर्निया। तो हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश करा, उसका अपवर्तन हुआ। अब हुआ क्या कि प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया रेटिना ने। ठीक है, रेटिना को फैलना है या फिर सिकुड़ना है ये कौन डिसाइड करेगा, परितारिका डिसाइड करेगी। यानी कि रेटिना के आकार को जो हमारी पुतली है, पुतली के आकार को नियंत्रित करेगी परितारिका। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सूक्ष्ममंडल में प्रकाश प्रवेश किया, उसके बाद परितारिका ने जो है पुतली को सिकुड़ाया या कह सकते हैं फैलाया, जिस प्रकार से जो है नियंत्रित जो है एक प्रकाश की मात्रा हमारी आंख में प्रवेश करी। और ये जो ये प्रकाश की मात्रा, जो ये प्रकाश किरणें हैं, ये पहुंची हमारे लेंस तक। कौन सा लेंस, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस से क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, और प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फोकसित हुई रेटिना पर। यानी कि अभिनेत्र लेंस ने हमारी वस्तु का आभास हमारी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना दिया है रेटिना पर। जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बना वैसे ही रेटिना पर उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, और वो उस प्रतिबिंब का विद्युत सिग्नल उत्पन्न कर देंगे, विद्युत सिग्नल कन्वर्ट कर देंगे। उन विद्युत सिग्नलों को दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक लेकर जाएंगी। मस्तिष्क क्या करेगा, उन सिग्नलों की व्याख्या करेगा, और इसीलिए ही हम किसी वस्तु को वैसा ही देख पाते हैं जैसे कि वो होती है। सोचने वाली बात है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है रेटिना पर तो ये वस्तुएं सीधी नजर क्यों आ रही हैं, क्योंकि उस जैसे ही प्रतिबिंब रेटिना पर बना उसका जो है विद्युत सिग्नल कन्वर्ट हुआ। विद्युत सिग्नल कन्वर्ट होने के बाद वो पहुंचा मस्तिष्क में। मस्तिष्क ने उन सिग्नलों की व्याख्या करी, और हम सभी वस्तुओं को वैसा ही देख पाते हैं जैसे कि वो होती हैं। तो बच्चों ये तो था मानव नेत्र का कार्य। अब जरा देखते हैं कि आखिरकार हम किस प्रकार से पास और दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों हम पास और दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि हमारी मानव नेत्र के पास क्या है, समंजन क्षमता है। यानी कि मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को, जो हमारा लेंस वो क्या कर देगा, मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है वो क्या करेगा, अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर और पास की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है, जिसके कारण हमारी जितनी वस्तुएं चाहे वो दूर की हो चाहे पास की हो, उन सभी वस्तुओं को जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन जाता है, और इस प्रकार से हम दूर और पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि समंजन क्षमता के कारण ही दूर और पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब एक बात और है बच्चों, आखिरकार हमारा जो लेंस है वो किस प्रकार से अपना आकार परिवर्तित कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारा लेंस था वो पक्षमाभी पेशियों पर सधा हुआ था। यानी कि जो हमारी पक्षमायी पेशियां वो क्या करती हैं, वो जो है लेंस के आकार को परिवर्तित करती हैं। यानी कि जब हम पास की वस्तु को देखेंगे, जब हम पास की वस्तु को देख रहे होते हैं, निकट की वस्तुओं को देख रहे होते हैं, तो क्या होता है,
जब हम पास की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो ये पेशियां क्या करती हैं बच्चों, पेशियां जो है सिकुड़ती हैं और लेंस को क्या कर देती हैं, लेंस को छोटा मोटा गोल कर देती है, यानी कि हमारा जो लेंस है वो छोटा मोटा गोल हो जाता है। उस टाइम पर वक्रता अधिक होती है, फोकस दूरी कम होती है। यानी कि जब हम पास की वस्तु को देख रहे होते हैं तो फोकस दूरी कम होती है और वक्रता अधिक होती है, और इस प्रकार से हम क्या कर पा रहे होते हैं, पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। जब हम दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो जो ये पेशियां हैं, पक्षमायी पेशियां शिथिल होती हैं, यानी कि आराम कर रही होती हैं, और उस टाइम पर जो हमारा नेत्र लेंस है वो पतला लंबा होता है और उस टाइम पर वक्रता कम, फोकस दूरी सबसे ज्यादा। यानी कि जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, और इस प्रकार से दूर जब हम वस्तु को देख रहे होते हैं तो फोकस दूरी अधिक होने की वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि बच्चों, जब हमारी पक्षमायी पेशियां शिथिल होंगी, लेंस पतला होगा, फोकस दूरी बढ़ गई होगी, तो बच्चों उस टाइम पर हम कहां देख रहे होंगे, हम दूर की वस्तु को देख रहे होंगे। यानी कि जब दूर की वस्तु को देखेंगे तब ये फ्लो चार्ट होगा। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमायी पेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस छोटा मोटा गोल हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है, और इस प्रकार से हम पास की वस्तु को देख पाते हैं। तो यानी कि समंजन क्षमता का कारण कौन है, समंजन क्षमता का कारण है ये पक्षमायी पेशियां। पक्षमायी पेशियों के कारण ही क्या हो रहा है, लेंस अपने आकार में परिवर्तन कर पा रहा है, जिसके कारण फोकस दूरी बदल रही है और हम दूर और पास की वस्तु को देख पा रहे हैं। अब चलिए बच्चों बात करते हैं दृष्टि परास की। तो दृष्टि परास होती है एक स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर से और पास अगर तुम वस्तु को रख दोगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये होता है निकट बिंदु। हम अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं, तो हम अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। हमें चांद तारे साफ साफ दिखाई देते हैं, यानी कि हमें अनंत तक की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं कि मान लो ऐसी कोई भी नेत्र या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दूर या पास का देखने में कठिनाई हो, तो फिर क्या होगा, उस टाइम बच्चों उसकी आंखों में दोष होगा। तो पहले हम दोष पढ़ेंगे। सबसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें निकट का तो दिखाई दे रहा है पर दूर का दिखाई नहीं देता है, निकट का दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। बच्चों इस दोष में अक्सर क्या होगा, इस दोष में या फिर जो कह सकते हैं इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी आंख की, बेटा देखो, उसकी आंख का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के बल्कि कुछ दूरी पर आ जाता है, यानी कि दूर बिंदु अनंत ना होकर के अनंत से कुछ पास आ जाता है। जो ये दोष है ये अक्सर 10 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब इस दोष का कारण क्या है, तो इस दोष का कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, साथ ही साथ बच्चों, साथ ही साथ हम कह सकते हैं फोकस दूरी का कम होना। नेत्र गोलक का लंबा होना, फोकस दूरी कम होना। फोकस दूरी कम है तभी तो हम लोग केवल पास की वस्तु को देख पा रहे हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं ना। अगर दूर की वस्तु देखनी होती तो फिर हमें फोकस दूरी ज्यादा चाहिए, बट चूंकि इस दोष में क्या हुआ है, नेत्र गोलक हमारा जो है लंबा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, इस वजह से हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। बच्चों इस दोष में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अगर इस दोष को दूर करना है तो व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, यानी कि अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष बच्चों क्या है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है पर पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दोष में क्या होगा, इस दोष में जो हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर पर ना होके बल्कि कुछ दूर चला जाता है, यानी कि इस दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा वो बुक को दूर रख कर पढ़ रहा होगा, है ना, 25 सेंटीमीटर से दूर रख करके पढ़ रहा होगा। इस दोष का कारण क्या होता है, इस दोष का कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का अधिक हो जाना।
फोकस दूरी अधिक हो गई तभी हम केवल दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, पास की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। इस दोष में बेटा जी हमारा देखो नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, इस वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को अगर दूर करना है तो क्या करना होगा, व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, यानी कि उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। आगे बात करेंगे जरा दूरदर्शिता की। तो ऐसा जो है दोष जिसमें ना दूर का दिखाई दे रहा है ना ही पास का दिखाई दे रहा है, ऐसे दोष को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, यानी कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसकी आंख में निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों ही होगा। अब बच्चों इस दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, समंजन क्षमता का कम हो जाना। यह दोष अक्सर बुढ़ापे में होगा, यानी कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों में होगा, क्योंकि पक्षवायी पेशियां कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से समंजन क्षमता घट गई है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका ऊपरी हिस्सा होता है अवतल लेंस और निचला हिस्सा होता है उत्तल लेंस। अब बच्चों हम बात करते हैं मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति की जो आंख का लेंस है वो जो है पारदर्शी ना होकर के बल्कि मोती जैसा सफेद हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और जो है व्यक्ति को साफ साफ दिखाई नहीं देता। इस दोष को अगर दूर करना है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन करके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आबिंदुकता को बच्चों हम लोग दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग दृष्टि वैषम्य दोष भी कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी एक ही टाइम पर, यानी कि एक टाइम पर एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। इस दोष का कारण होता है नेत्र गोलक का अनियमित आकार का होना, यानी कि नेत्र गोलक प्रॉपर गोल नहीं होता है। तो बच्चों जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है तब ये दोष होता है। इस दोष को दूर करना है तो बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। वर्णांधता एक ऐसा दोष है जिससे पीड़ित व्यक्ति को रंगों में अंतर करने में परेशानी होती है। ये दोष आपका जो है आनुवांशिक होता है, इसका कोई उपाय नहीं है, हजारों में किसी एक व्यक्ति को होगा और मुख्य तौर से लाल, नीला और हरा रंगों में अंतर करने में परेशानी होती है। तो बच्चों हम लोगों ने पूरा का पूरा मानव नेत्र वाला भाग जो है कवर कर लिया है। अब आगे आएंगे और देखेंगे रंग बिरंगा संसार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक ऐसी ज्यामिति है बच्चों जिसमें जो है 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलके होती हैं, है ना। अब बच्चों जो ये हमारा प्रिज्म है इसमें बेसिकली क्या है, 5 फलके हैं और सारी की सारी जो फलके होती हैं वो एक दूसरे पर किसी ना किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने देखा कि यदि हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बच्चों प्रिज्म से जो रंग निकल रहे हैं उनका एक क्रम होता है, यानी कि जो प्रिज्म से प्राप्त रंगों का क्रम है इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लाल रंग सबसे ऊपर है, बैंगनी रंग सबसे नीचे है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिरकार प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो चूंकि प्रिज्म से क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमें रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हो जब प्रकाश वायु से प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, माध्यम बदल रहा है, अपवर्तन होगा। जब हमारी प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर है ना, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, उसका दोबारा से अपवर्तन होगा और इस प्रकार से प्रिज्म से जो है प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। जो प्रकाश किरण जाएगी उसे कहेंगे आपतित किरण, जो अपवर्तित हुई उसे अपवर्तित किरण कहेंगे, बाहर निकलने वाली किरण को कहते हैं निर्गत किरण। और इस प्रकार से हम लोग जो है प्रिज्म से अपवर्तन देखते हैं। प्रिज्म से बेसिकली अपवर्तन हो रहा है जिसके कारण हमें जो है अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, अगर हम लोग एक प्रिज्म ले और उससे वैसा ही सर्वांगसम प्रिज्म अगर हम ले और उसको उल्टा रख दे तो हम देखेंगे कि इस जो पहला प्रिज्म है उससे क्या होगा, जैसे ही श्वेत प्रकाश गुजरेगा वो अलग अलग रंगों में विभक्त होगा। जब ये अलग अलग विभक्त हुए रंग जब दूसरे प्रिज्म में जाएंगे तब जब आप दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलते हुए प्रकाश किरण को देखोगे तो आप पाओगे कि वो कैसी है, वो श्वेत है। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि 7 रंगों से मिलकर के ही हमारा श्वेत प्रकाश बना हुआ है।
बच्चों अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश को अगर पृथ्वी तक आना है तो उसको वायुमंडल से होकर आना पड़ेगा। वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का चारों दिशाओं में बिखरने की जो घटना होती है कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, कारण क्या है बच्चों? कारण है बैंगनी, जामुनी, नीले रंगों का सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होना, क्योंकि ये इन रंगों की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इस कारण से इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें स्वच्छ आकाश जो है नीला दिखाई देता है और समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। उसी तरह से बच्चों हमें जो है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, क्योंकि इस टाइम पर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी वो सबसे अधिक होती है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसको बहुत अधिक दूरी तय करके जो है पृथ्वी तक आना होता है और लगातार वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो रहा होता है। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की प्रकाश किरण ही हमारी आंखों तक आ पाती है। इसलिए हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल दिखाई देता है। सिग्नल का रंग हम लोग रेड इसलिए ही लेते हैं, खतरे का निशान हम लोग रेड इसलिए ही लेते हैं ताकि दूर से आने वाले व्यक्ति को ये साफ साफ नजर आ जाए, इसका प्रकीर्णन कम होता है। टिंडल प्रभाव, तो जब भी प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरेगा तो प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, यानी कि प्रकाश की मार्ग का साफ साफ दिखाई पड़ना, इस घटना को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कण, जो हमारे माध्यम में कोलाइडी कण है, इन कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। इंद्रधनुष का निर्माण, वर्षा के बाद हमारे वायुमंडल में जो पानी की बूंदें रह जाती हैं उनसे क्या हो रहा होता है? उनसे लगातार प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन हो रहा होता है, जिससे की वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि इंद्रधनुष का अगर निर्माण हो रहा है उसका रीजन क्या है? वर्षा की बूंदों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो बच्चों जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में जाएंगे तो ऊंचाई के साथ साथ जो घनत्व है वो क्या होगा? घनत्व घटता जाता है। यानी कि बेसिकली जो हमारा अपवर्तनांक है, वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक में अंतर आ रहा होता है। अपवर्तनांक जो है वो ऊंचाई के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा? घटता जाता है, जिसके कारण जो है जो भी प्रकाश हमारा जो है अगर हमारा प्रकाश जैसे मान लीजिए तारों से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ रहा है, तो तारों से आने वाला जो प्रकाश है उसका क्या होगा? वायुमंडल में कई बार अपवर्तन हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है भाई? अपवर्तनांक में अंतर है, इसका मतलब क्या है? अपवर्तनांक में अंतर है, इसका मतलब कि लगातार अपवर्तन होगा ही होगा। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय परतों का अपवर्तनांक अलग होने के कारण वायुमंडलीय परतों में प्रकाश का कई बार अपवर्तन हो जाता है, जिससे हमारे आंख में जो आने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा कम और ज्यादा हो रही होती है और इसलिए विचलन का प्रभाव उत्पन्न होता है और हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि जो ग्रह हैं उनका जो दूरी है वो पृथ्वी से क्या है? कम है, और दूरी कम होने के कारण जो वायुमंडलीय अपवर्तन वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है और हमारे आंखों तक जो प्रकाश की मात्रा है वो उसका हम कह सकते हैं विचलन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है और हमारी आंखों में कह सकते हैं जो विचलन का प्रभाव है वो क्या है? नगण्य होता है। इसलिए हमें जो ग्रह हैं, जो चंद्रमा है वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त क्या है? तो बच्चों अक्सर जो है जो हमारा सूर्य है वो वास्तव में उदय नहीं हुआ होता है, पर 2 मिनट पहले हमें उदय होता हुआ दिख जाता है। उसी प्रकार से वास्तविक जो सूर्य है वो अस्त हो चुका होता है, पर 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है। इसे हम बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त। इसका भी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो असल में जो हमारा प्रकाश है भाई, वो जो हमारा सूर्य है वो कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। तो जब प्रकाश जो है हमारे वायुमंडल में आएगा तो क्या होगा?
निर्वात है, अंतरिक्ष में निर्वात है। हमारे वायुमंडल में क्या है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, गैस है, वायु है, और इस प्रकार से घनत्व में अंतर होने के कारण, अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण बच्चों क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन के कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक सूर्य है उसका ही आभासी प्रतिबिंब हमें नजर आता है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण क्या होता है, वास्तविक जो सूर्य है वो अभी उदय नहीं हुआ होता है, पर उसका आभासी प्रतिबिंब हमें 2 मिनट पहले से दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय, और इसी प्रकार से विलंबित सूर्यास्त भी होता है। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित होता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो बच्चों इस प्रकार से इस जो ये चैप्टर की सारी जो घटनाएं हैं वो हमने पढ़ ली हैं। और इस चैप्टर को अगर आपको देखना है कि चैप्टर आपको कंप्लीटली आ गया है, तो जो हमारा इस चैप्टर का जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, टेस्ट लिंक दी होगी, उस पर क्लिक करो और डाउटनेट ऐप पर जाकर के फटाफट से टेस्ट दो जाकर के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये चैप्टर आपको सच में तैयार हुआ है या फिर नहीं तैयार हुआ है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आपको क्या सच में तैयार हो गया है या फिर लेक्चर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।